यात्रा पे बात रखूंगा, कंटेंट पे शमशूर साहब हैं, शशि जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, ये बात रखी। मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूँ, मैं अम्बेडकरिज्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और पीएचडी के दौरान हिंदी साहित्य और इतिहास दोनों में मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ा। आप मनोज जी आप जानते हैं, तो हिंदी में भी थोड़ा हस्तक्षेप हो गया, थोड़ा इतिहास में भी हो गया, और मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो आपदा में अवसर का ये बाई प्रोडक्ट है ये किताब। तो अंबेडकर पे भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब को, और बाबा साहब को पढ़ने की प्रेरणा हमें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे देश के किसी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो सिलेबस में बाबा साहब को लेकर आपको सिलेबस में कंटेंट नहीं मिलेगा। बाबा साहब लोगों के दिलों में है, मूर्तियों में है, जन्मदिन पर है, परिनिर्वाण दिवस पर है, सरकारें खूब बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाती हैं, खूब जयकारा करती हैं, लेकिन उनके विचारों पर जो है ना एक सीरियस जो डिबेट होना चाहिए, वो डिबेट कहीं ना कहीं समाज में मैंने अभाव महसूस किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताब है, लेकिन कोशिश है उस दिशा। तो अंबेडकर पढ़ने की शुरुआत कैसे? डिजिटल दुनिया ने सबके पॉकेट में एक दुनिया रख दिया है, और हमारे बहुत सारे कोट अनकोट अम्बेडकरवादी साथी, शायद पता नहीं, मैं नहीं जानता कितना पढ़े हो, लेकिन आप कुछ भी बोले तो आपको सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, आप अम्बेडकरवादी नहीं हो। अमूमन सोशल मीडिया में ये कमेंट आपको दिखेगा। तो मैं तलाश कर रहा था कि अम्बेडकरवाद आखिर है क्या। तो हमारे यहाँ सिलेबस में पढ़ाया गया ना हमने पढ़ा। जब लॉकडाउन हुआ तो हमने सोचा कि बाबा साहब को गंभीरता से सीरियस एकेडमिक्स पे पढ़ाई। और इसी दरमियान मेरा बेटा है, अभी जर्मनी में है, उसने पुराने से मोबाइल में बगैर माइक नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम था अम्बेडकर नामा। तो अम्बेडकर नामा पे हमने अम्बेडकर साहब को पढ़ना शुरू किया। तो मेरी बेटी और भाई भी यहाँ खड़ी है, ये लोग लाइट ऐसे पकड़ते थे, चेहरा पे लगाते थे, टेक्स्ट से भी हम लोग नहीं है। मेरा पर्पस ये था कि पढ़ के लोगों को सुनाया जाए कि अम्बेडकर क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, बहुत सारे इश्यूज पर। तो ये इसकी बुनियाद है। और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो 15,000 पेजेस हैं, और बाबा साहब एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टीलिंगुअल, एकदम डाइवर्सिफाइड इंटेलेक्चुअल होराइजन के स्कॉलर हैं। वो लीडरशिप नहीं है, वो स्टेट्समैन हैं, वो हिस्टोरियन हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रीचर हैं, एक्टिविस्ट हैं, स्टेट, सब कुछ ऑल इन वन। लेकिन उस राइटिंग के जो कलेक्शन छपा उसमें दिक्कत क्या थी कि उसमें अमूमन इंडेक्स नहीं है और थीमेटिक नहीं है। बहुत सारे उनके भाषण और राइटिंग्स जो हैं स्कैटर्ड है, कुछ इस वॉल्यूम में, कुछ इस वॉल्यूम में, कुछ इस वॉल्यूम में। तो पढ़ते पढ़ते योजना बनी कि थीमेटिक बाबा साहब को पढ़ा जाए, थीम बनाकर, क्योंकि आम पाठक, अब धर्मांतरण में उन्होंने कब कहा क्या बोला है, ये आम पाठक के लिए जानना बहुत मुश्किल होगा कि वो जाके लाइब्रेरी में पन्ना दर पन्ना नहीं ढूंढेगा। बिकॉज वी आर प्रोफेशनल रिसर्चर एंड टीचर, तो ये हमारा पहला दायित्व है कि पाठक को बहुत ही आसान तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए। तो पढ़ते पढ़ते थीम बनी, मैंने 4 थीम बनाई है कि बाबा साहब पे 4 थीम पे मैं काम करूँ। ये उसका पहला प्रोडक्ट धर्मांतरण। तो पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि धर्मांतरण पे बहुत सारे उनके भाषण हैं, मेमोरेंडम्स हैं, इंटरव्यूज हैं, और वही नहीं, इस सवाल पर उनके चेंजिंग पोजीशंस हैं, स्टैटिक नहीं है, चेंजिंग पोजीशंस हैं। 1920 में कुछ और कह रहे हैं, 24 में कुछ और कह रहे हैं, 35 में कुछ और कह रहे हैं, 40 में कुछ और है, तमाम ये। तो कैसे 1920 से लेकर 56 तक उनके आइडियाज का, विचारों का इवोल्यूशन हुआ है, इसको समझने के लिए सबको एक जगह इकट्ठा करना जरूरी था। दूसरी बात मेरे जहन में भी था कि आजकल पर्टिकुलरली दलित एंड ट्राइबल्स का एक तरह का हिंदुआइजेशन, मैं कई बार कहता हूँ फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन, कि वोट देने के लिए आप हिंदू हो, बाबा साहब महान हैं, बाबा साहब के बगैर मैं नहीं होता, संविधान को कोई बाबा साहब भी नहीं छू सकते हैं, पूरे जुमले चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है, और बाबा साहब को भी उस फोल्ड में लाने का पूरा एक एजेंडा चल रहा है। तो मेरी ये भी समझ बनी कि आखिर जो एजेंडा चल रहा है
तो ये तो देखा गया कि बाबा साहब जिस धर्म में पैदा हुए, उस धर्म के बारे में, जिस समाज में पैदा हुए, जिस संस्कृति में पैदा हुए, उसके बारे में उनकी क्या राय थी। तो इसमें जितने कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब के हैं, जो भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापे हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स में स्कैटर्ड है। उसका संकलन है 1920 से लेकर 56 तक का। और पढ़ते पढ़ते मेरी एक समझ बनी धर्म और धर्मांतरण को लेकर, तो मैंने एक लंबी भूमिका लिखी है 40 पेज की। 40 पेज की भूमिका, बुकलेट ही बन जाएगी। और जितने कंटेंट्स आप देखेंगे तकरीबन 80 भाषण का संकलन होगा तकरीबन। और उसमें मैंने डेट वाइज डाले हैं कि आप एक व्यक्ति के विचारों के एवोल्यूशन को तिथिवार कैसे समझेंगे। मान लिया कोई 1950 का भाषण है, उसको पहले डाल दिया, 1924 का भाषण है, उसको बाद में डाल दिया। तो एज ए रीडर मैं कह रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर, कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम आइडियाज के एवोल्यूशन को कैसे कोरिलेट कर पाए। तो इसीलिए मैंने कंटेंट में पूरा तिथिवार डाला है। और पहली सभा 1920 में मनगांव में हुई थी साहू जी महाराज के साथ। उसमें उसी समय से धर्मांतरण के बारे में खटपट चलना शुरू हो गया। तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों अपनाया, इसका कारण है, इसका आइडिया स्वतंत्रता, समता, बंधुता। कह रहे हैं बार बार में कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया, मैंने लिया है बुद्धिज्म से लिया। तो पूरा लेगेसी इसमें है। इस सवाल में हमने टिप्पणी भी की, इस किताब में हमने टिप्पणी भी की है कि आखिर बाबा साहब का जो मिशन था वो सिर्फ पॉलिटिकल मिशन नहीं था, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी मिशन था। तो जिन लोगों ने दावेदारी की कि हम बाबा साहब की पॉलिटिकल लीगेसी के हम वारिस हैं, जिन लोगों ने दावा किया, उन लोगों ने आखिर उनके कल्चरल लीगेसी को बढ़ाने के लिए कोई काम किया? क्या उन लोगों ने 56 के बाद कोई मैसिव लेवल पे पॉलिटिकल लीडर तो बहुत बने, मिनिस्टर्स भी बने, पार्टियां भी बनी, लेकिन जो धम्म और सधम्म, क्या उन्होंने इस लेवल पे कोई आंदोलन किया या राज सत्ता के भूख में खाली भागते रहे? अगर वो काम किया होता तो शायद सूरजपाल जाटव के सभा में लाखों लाख भीड़ होती है, और इधर की सभा में बुद्ध विहार में 150 गौतम साहब बताएंगे 150 लोग भी नहीं मिलते। तो ये किताब उसमें एक इंटरवेंशन भी करता है। दलित राजनीति जो है, दलित जो कल्चरल मूवमेंट है, उसमें भी बाबा साहब के जो विचार है, इंटरवेंशन। बाबा साहब अंदर किसी के नहीं थे, बौद्ध मठों पर और बौद्ध भिक्षु जैसे काम करते हुए उसमें उन्होंने बहुत प्रहार किया है। ये लोग कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि निठल्ले लोग हैं, भर पेट खा के और सिर्फ म्यूजिक का धुन सुनते हैं मठ में बैठकर। वो बहुत क्रिटिकल थे। तो तमाम चीजों का संकलन है, और मेरे तरफ से जो प्रयास था हमने कर दिया, और 2-3 वर्ष लगे इसमें। और किताब लिखना एक ट्रैवल करना होता है समय के साथ, और जिन व्यक्ति पर आप काम करते हैं उनको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने लगती है। जैसे काशी प्रसाद जायसवाल जब हमने काम किया, मैं समझने लगा उसी तरह से, तो उसी तरह कुछ अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। बहरहाल तो आपके सामने है समीक्षा, आलोचना, पुनर्पाठ, समीक्षा सबके लिए ओपन है। शुक्रिया।